नमस्कार दोस्तों, साहित्य सृजन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साहित्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और इसी श्रृंखला में आज की इस परिचर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो दोस्तों, आपको मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो शुरुआत थी वो बांग्लादेश की पहल थी और यूनेस्को के एक सामान्य सम्मेलन में इसे अनुमोदित किया गया और सन 2000 से ये प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का जो थीम है वो बहुभाषी शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुभाषिता हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। हम सभी एक से अनेक भाषाएं बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। तो यूनेस्को ने इस बार इसकी थीम को इस तरह से रखा हुआ है जिससे कि एक समावेशी शिक्षा प्रणाली को वो लागू कर पाए और इसके महत्व को उजागर करने के लिए इस वर्ष उन्होंने 2 बहुभाषी शिक्षा नीतियों की पैनल चर्चाएं रखी हुई हैं। और आपको मुझे बताने में ये बहुत खुशी हो रही है कि आज इसी तरह की एक चर्चा के लिए हमारे पास 2 विशेषज्ञ वक्ता इस स्टूडियो पे मौजूद हैं, जो हैं डॉक्टर अरुणाभ सौरभ। ये नमस्कार अरुणाभ जी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस में आपको हमने इस स्टूडियो में बुलाया हुआ है और अरुणाभ जी जो हैं वो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में हिंदी के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और वे एक मैथिली भाषी हैं, मातृभाषा उनकी मैथिली है। उनके साथ साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेश मकवाना जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अपनी मातृभाषा गुजराती के साथ वे यहाँ क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान में गुजराती के सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज की परिचर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो हम अपनी परिचर्चा की शुरुआत करेंगे भाषा को सीखने को लेकर। भाषा संचार के विकास का बहुत सरल माध्यम है और हमारे बातचीत का, जिसमें हम एक दूसरे से अब एक मैसेज कन्वे कर पाएँ, उसका भी एक बहुत सरल माध्यम है। एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इलियट, उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया है कि भाषा इतनी सरल इसलिए है क्योंकि भाषा हमारे मस्तिष्क में बहुत जटिल रूप से जुड़ी हुई है। और जैसे कि हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, सिनेप्स होते हैं, उस जैसे हम खा सकते हैं, देख सकते हैं, वैसे ही एक परिष्कृत श्रवण तंत्र के जरिए भाषा जो है उसका बोलना, उसको समझना, उसका विश्लेषण करना, उसकी रचना होना, ये हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही उपस्थित है या मौजूद है। और इसके लिए हमारे ब्रेन में 2 एरियाज़ होते हैं, एक ब्रोकाज एरिया होता है और एक वर्निकीज एरिया होता है। तो चूँकि मैं चिकित्सा से क्षेत्र से संबंध रखती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब किसी मरीज़ को स्ट्रोक या अल्जाइमर जैसी बीमारी हो जाती है तो इन दोनों जो भाषा के क्षेत्र हैं उस पर प्रभाव पड़ने से भाषा चली जाती है। एक वाक शक्ति के लिए जो रहता है ब्रोकाज एरिया है और लैंग्वेज के लिए वर्निकीज एरिया, तो ये दोनों ही प्रभावित होते देखे गए हैं। मैं अपनी बात पर आ रही हूँ, जो मेरा प्रश्न है जिसके बारे में आपको मैं पूछना चाहूँगी या हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी, वो ये है कि बच्चे बचपन से ही 3 से 4 साल की उम्र तक आते आते 1 से 2 भाषाओं को सीख लेते हैं और एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन उनकी लैंग्वेज में देखने को मिलता है। अगर आप उनसे हिंदी में प्रश्न करेंगे तो वो आपको बहुत आराम से हिंदी में जवाब देंगे, आप अंग्रेज़ी में बात करेंगे तो वो आपको अंग्रेज़ी में जवाब देंगे और कई बार वो बहुत सुविधा से इन 2 भाषाओं के बीच के ट्रांजिशन को भी पार कर लेते हैं। तो ये एक उनके अंदर एक बहुत अच्छा एक तंत्र की सर्किट जो है वो डेवलप हो जाता है। जहाँ तक भाषा विशेषज्ञों की बात की जाए तो स्किनर और पैवलॉव का ये मानना है कि एक व्यवहारवादी नीति होती है कि आप जो सीखते हो, देखते हो, पर्यावरण में, आपके जो वातावरण में जो लोग होते हैं वो बातचीत करते हैं तो उससे आपको रटने से और शब्द सीखने से आ जाती है। जबकि नोम चॉम्स्की
वो एक संज्ञानात्मक रुख रखते हैं इसको लेकर। तो अब मेरा प्रश्न ये बनता है कि आप भाषा के सीखने को लेकर किस तरह से देखते हैं, साथ ही ये मैं जानना चाहूँगी कि मातृभाषा का जो उपयोग है शिक्षा में, वो इसके महत्व को आप किस तरह से देखते हैं। तो मेरा ये प्रश्न अरुणाभ जी से है। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी और फिर हम मकवाणा जी पर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया निहल जी। आपका जो प्रश्न है वह थोड़ा जटिल है और जटिल को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा उसको सरल तरीके से कहूँ। आपने दो तरह के जो भाषा के सवाल पर आपने दो बुनियादी जो उसकी वैचारिकी है, एक व्यवहारवादी और दूसरा जो संप्रत्ययवादी, या उसे आप कह लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक्स की अवधारणा वाले लोग, एक तो आपका क्षेत्र ये है, और दूसरा जो है वो भाषा सीखने को लेकर है, जो बच्चों को इससे भाषा कैसे मातृभाषा के जरिए से कैसे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो इन दोनों सवाल पर मैं 2-3-4 मिनट आपका लूँगा। जैसे कि एक जो आपने बात कही कि नोम चॉम्स्की और उसके पहले पावलोव और स्किनर को लेकर के, तो जो व्यवहारवादी लोग हैं उनके भाषा सीखने सिखाने का नज़रिया और जो उसके बाद जो संप्रत्ययवादी हैं या रचनावादी हैं उनके सीखने सिखाने के नज़रिए में अंतर है। चॉम्स्की साहब कहते हैं कि भाषा दरअसल में ट्रांसफॉर्म होती है और वो एक तरह से रूपांतरकारी प्रजनन प्रक्रिया है, वह रूपांतरित होती है। हम भाषा सीखते नहीं हैं, अर्जित करते हैं। लैंग्वेज को वो एक्विजिशन प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा, जो लैंग्वेज हमारे दिमाग में, जो कोई बच्चा स्कूल में जाता है, पहला दिन जो किसी विद्यार्थी का होता है, वह दरअसल हम उसे यह न समझें कि वो कोरा है। वह कोरा नहीं होता है, वह अपने साथ साथ अपने भाषा का पूरा संस्कार लेकर के, अपने साथ साथ भाषिक अवधारणा को लेकर के, अपने घर और परिवार की भाषा को लेकर के कक्षा में उपस्थित होता है। हम दरअसल जिसे मातृभाषा जैसी चीज़ कहते हैं, वह उसके घर परिवार, उसके संस्कार, उसके आपसी रिश्तेदारों के द्वारा जो सीखी गई भाषा होती है, वह दरअसल वो होती है। सिर्फ माँ नहीं, उसमें पिता, चाची, बुआ, तो मतलब अगर संयुक्त परिवार है तो पूरा एक कुनबा समाज सब, और उन सब चीज़ को लेकर के वह भाषा सीखना वहीं से प्रारंभ करता है। ऐसी एक सामान्य उसकी अवधारणा है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे सुरेश जी? जी जी नेहल जी, अरुणाभ जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाषा एक परिवेश से आती है। एक शोध हुआ है कि जब बच्चा अपनी माँ के उदर में रहता है, तब माँ की जो श्वासोश्वास क्रिया होती है और उनकी जो धड़कन होती है वो बच्चा सुनता है। तो एक सुनना, जो लिसनिंग जिसे हम कहते हैं, वो तो उनके गर्भ से शुरू हो जाता है। तो वहाँ से वो ध्वनियों को पहचानता है, और जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो माँ की आवाज़ को पहले बच्चा समझता है, और बच्चा जब रोता है तो माँ उसको थपथपाती है, तो जैसे थपथपाती है बच्चा शांत हो जाता है। अगर छोटा बच्चा और बहुत रो रहा है और उसके घर के परिवार के किसी अन्य सदस्यों ने अगर उनको लिया ना, तो वो बच्चा शांत नहीं होगा। लेकिन जैसे माँ उनको अपनी गोद में लेती है तो वो माँ की धड़कन को बच्चा सुन लेता है। ये शोध बिल्कुल हमें यहाँ देखना चाहिए कि वहीं से ध्वनि, अब हमें ये देखना है कि भाषा का प्रारंभ कहाँ से होगा। अब जैसे सर ने भी कहा, अरुणाभ जी ने, कि अर्जन किया जाना और एक स्वतः सीख लेना। तो जो हमारी मातृभाषा, मैंने अब कहा माँ से भाषा का पूरा सीधा संबंध है, इसलिए हम उसको मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चा वहीं से ध्वनियों को सीखना शुरू कर देता है। तो एक उसको सीखना ना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि वो अर्जन करना या आत्मसात करना। तो बच्चे के पास उस तरह के ध्वनि आते हैं जो उसकी माँ बोलती है, उसके पिताजी बोलते हैं, उसके नाना दादी, ये सब बोलते हैं। तो वहीं से उनका आत्म अर्जन, है ना, स्वतः सीखना शुरू होता है। और सीखना अन्य भाषाओं का, जैसे
अगर मेरी मातृभाषा गुजराती है तो वो मैं स्वतः सीखता हूँ, वहाँ मेरा खुद का मैं अर्जन करता हूँ। लेकिन जब मुझे सीखने की बात आती थी, या तो मैं हिंदी सीखता हूँ या मैं दूसरी अन्य भाषा हमारी सीखता हूँ, तो सीखना वहीं से प्रारंभ होता है। और दूसरा एक ये पहलू है कि हम लोग सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क में आपने जैसे कहा ना कि हमारा ब्रेन न्यूरो किस तरह से काम करता है, तो सोच के साथ हमारा ध्वनि प्रोनाउंसिएशन वो जुड़ा हो रहता है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे समाज में किस तरह से हम सोचते हैं, हमारे अंदर जो विचार आते हैं उसके आधार पर धीरे धीरे फिर ध्वनि आते हैं, उच्चारण आता है। फिर मैं माँ को माँ कहता हूँ, पिता को पिता कहता हूँ, खाना ना ना ना, खाना टम टम, ये सारा जो ध्वनि एक रेदामिक शब्द है, वही से फिर भाषा आती है। और परिवार के साथ और ग्रह के साथ वो फिर अर्जन होता रहता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वो अन्य भाषाओं को सीखता है। इस तरह से मेरा मानना है। बिल्कुल, इस बात को मैं आपको एक और चीज़ से सपोर्ट कर सकती हूँ कि जब बच्चे को माइलस्टोन्स होते हैं, एक जन्म के बाद बच्चा एक समय पे सर को संतुलित करना सीखता है, घुटने चलना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है। इसी तरह से भाषा भी 2 साल तक सीखता है। 2 साल में उसको मामा पापा ऐसे बोलना शुरू कर देता है। जब बच्चा ये माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाता है तो सबसे पहले उसका कान चेक कराया जाता है कि वो उसको सुनने में कोई परेशानी तो नहीं है। तो इतना परिष्कृत ध्वनि तंत्र हमारे अंदर विकसित हो चुका होता है कि हम पहले कान चेक कराते हैं और उसके बाद ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल कोई प्रॉब्लम उसके बोलने में है या नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक बोन कंडक्शन जो मेथड होती है उससे हमारी यूट्रस के अंदर भी बच्चा जो है वो सुन सकता है। तो ये आपकी दोनों ही बातें जो आपने शोध के तहत कही उन्हीं को मैंने सपोर्ट किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, मेरी अगली बात ये है कि बहुभाषिकता को लेकर हमारे मतलब संविधान लिखे जाने के बाद से हमारे शिक्षण संस्थानों ने, जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी सारे परिसंवाद और चर्चाएं हुई, उनके आधार पर अनेक पत्रिकाएं निकाली गई और लोगों को, जन सामान्य को इस बात की जानकारी मिले कि बहुभाषिकता को शिक्षा नीतियों से बाहर कैसे लाया गया और किस तरह से उनको लागू किया गया। तो मैं आपसे एक बहुत जल्दी से ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या बहुभाषिता को लेकर किस तरह की शिक्षा नीतियाँ बनाई गई और क्या उद्देश्य रहा और क्या हम कुछ सफल हो पाए हैं इनको लागू करने में, और बहुभाषिता अभी कहाँ खड़ी हुई है? जी, हमारे संविधान में त्रिभाषा सूत्र का जिक्र किया गया है और आज़ादी के बाद या उससे पहले ये तो भाषा तो आज के बाद नहीं आई, वर्षों से। और भारत कहते हैं कि भारत विविधता में एकता है। भारत में हजारों भाषाएं थी और हमारी प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा जिसे हम संस्कृत हम कहते हैं, तत्सम संस्कृत, वहाँ से सारी, और द्रविड़ कुल से, संस्कृत से, इस अलग अलग आर्य समाज, उससे वो भाषाएं सारी हमारे वहाँ आई हैं। और संविधान के अनुसूची 8वीं कहती है कि हमारे वहाँ तो 22 भाषाओं का जिक्र कहा गया है। लेकिन हर एक नीतियों में, हर एक फ्रेमवर्क, कार्यक्रम जब भी बना हमारे देश में कि जहाँ पर भाषा की चर्चा की गई, वहाँ एक से ज़्यादा भाषाओं की बात की गई। और शोध ये भी कहता है कि हमारे अलग अलग राज्यों का जो निर्धारण हुआ वो भी भाषा को बेस बना के हुआ। तो जैसे गुजरात, तो गुजराती एक भाषा है, राज्य भाषा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुजरात में और बहुत भाषा है। गुजरात में आप जनजाति भाषाएं देखो, घुमंतों की भाषा देखो, सिंधी देखो, कच्छी देखो, काठियावाड़ी देखो, भीली देखो, आप वसा, इतनी सारी विविधता है। तो वहाँ से हम देखें कि भाषा अलग अलग, बहुत अलग अलग भिन्न है। और भाषा की एक व्याख्या है बहुत अच्छी कि वहाँ ध्वनि है, संकेत है, सिंबल है, और हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको बेस बना के हम लोग संवाद करने के लिए, अवगमन करने के लिए, आपस में संवाद करने के लिए, बात करने के लिए, या तो मुझे कुछ अभिव्यक्त करना है, मुझे कुछ कहना है, उसके लिए भाषा का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। तो ये तो सिद्ध है कि एक से ज्यादा भाषा हम बचपन से, और शोध यहाँ पर यह भी मैं जिक्र करूंगा कि 3 साल का बच्चा 2 से ज्यादा भाषा आराम से सीख सकता है। और हमारी पहली क्लास में, पहले कक्षा में जब बच्चा आता है तो उनको 3 भाषाओं का समझ होती है। लेकिन मैंने अभी भी कहा कि मातृभाषा उनकी ज्ञान निर्माण की, उनकी माहिती की, उनकी संवेदना की,
उनके भाव की भाषा होती है। इसके अलावा जो हमारी शिक्षा की भाषा वो फिर अलग है, वो उनकी मातृभाषा है या नहीं भी है। हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है वो भी अलग है, और हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी वो भी अलग है। लेकिन धीरे 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 बच्चा वो ग्रहण करता है, अर्जन करता रहता है और सीखता रहता है। तो जहाँ उसको जो जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ उसको लगता है कि मुझे इस भाषा से और लगाव करना चाहिए और ज़्यादा हमें उसकी ओर जाना चाहिए, तो वहाँ बहुभाषिकता अपने आप में फिर सिद्ध होती है। नेहल में अरुणाभ जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जैसा कि मेरा प्रश्न था कि बहुभाषिकता में क्या राष्ट्रीय नीतियाँ आई और क्या उद्देश्य था इसका, और क्या हम इसको लागू करने में सक्षम हुए हैं कि नहीं? जी नेहल जी, ये बहुत अच्छा ये प्रश्न है। और जैसा कि सुरेश भाई ने बताया कि बहुभाषिकता को लेकर पहले त्रिभाषा सूत्र आया, मतलब कोठारी कमीशन से, फिर आगे जो जो भारत की शैक्षणिक नीतियाँ जितनी बनी है, सब में इस बात की को प्रमुखता दी गई है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होगी वह बहुभाषी होगी। चूँकि भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, बहुत सारी मेरी बोली, बहुत सारी मेरी भाषा जी, और भरोसा भारत का। तो ये पंक्ति हम जब याद करते हैं तो दरअसल ये बहुत अपने ज़माने का बहुत बड़ा ये टैगलाइन हुआ करता था। तो चूँकि भारत एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश है, इसीलिए इसकी जो शिक्षा नीतियाँ बनेंगी वह इस देश के हर नागरिक के अधिकारों, उसके सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं, दरअसल में भाषा के माध्यम से हम करते क्या हैं, हम भाषा के माध्यम से सारी चीज़ों को बताते हैं। हमारे पास एकमात्र जरिया भाषा ही होता है जिसके जरिए हम कुछ भी सीखते हैं। और हम दरअसल उसको सिखाने के लिए 4 ही प्रक्रिया होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSR&W। बिल्कुल। तो उन 4 चीज़ों के जरिए हम दुनिया के सारे ज्ञान को बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। तो वह चूँकि भारत का हर राज्य, हर प्रांत, हर मतलब एक प्रांत में भी कई कई भाषाएं हैं। बिल्कुल। जैसे मैं मूलतः मिथिला का हूँ, मैथिली मेरी मातृभाषा है, आपने जैसा बताया भी। लेकिन अब हम बिहार में ही देखते हैं तो भोजपुरी का अलग इलाका है, मगही का अलग इलाका है, मैथिली का अलग है। मध्य प्रदेश में आप देखिए बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तमाम मतलब इतनी सारी लोक भाषाएं हैं। तो मेरा कहना ये है कि जितनी नीतियाँ बनी हैं भारतीय व्यवस्था के द्वारा, भारत की सरकारों के द्वारा, वो यहाँ के नागरिक के उनकी संस्कृति, उनकी भाषा के सम्मान के लिए बनी है। और इसीलिए उन नीतियों में ये बात कही गई कि भारत का हर व्यक्ति जो है वो मल्टीलिंगुअल है, वह बहुत सारी भाषाएं जानता है और उन भाषाओं में वह संवाद कर सकता है। यहाँ का हर छोटा से छोटा बच्चा भी एक बहुभाषी है। तो इसलिए इन नीतियों में ये बात प्रकाश में आई है। और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात चल रही है, उसमें बहुभाषा को अगर आप उस नीति को देखिए तो पावर ऑफ एजुकेशन कहा गया, मतलब बहुभाषा को शिक्षा की शक्ति के रूप में कहा गया कि बहुभाषावाद जो है वो भारतीय शिक्षा के लिए एक शक्ति का काम कर सकती है। इसीलिए भाषा को लेकर के हम जितने उदार रहेंगे, हमारा देश, हमारा समाज और हमारी संस्कृति उतनी ही अविभाज्य और मजबूत होगी। जी बिल्कुल। जब कोई बच्चा क्लास में आता है और वो एक अलग भाषा बोल रहा होता है, तो अगर हम उसको उसी दिन ग्रहण कर ले कि हाँ ये बच्चा कुछ अलग है और अलग भाषा बोलता है, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बूस्ट हो जाता है। और अगर हम उसको उसकी भाषा से चिढ़ाने लग जाएं तो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है और जितना मुखर वो होना चाहता था हमारे बीच में आकर, वो उतना नहीं हो पाता। तो एक दूसरे की भाषा को सम्मान देना और एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान देना, ये हमें बहुभाषिता ही सिखाती है। और जैसे कि हम अपने देश में ही कितनी सारी भाषाएं, आपने अभी जिक्र किया, मकवाना जी ने जिक्र किया कि बहुत सारी तरह तरह की भाषाएं हम बोलते हैं। एक ही राज्य में अनेक अनेक तरह की भाषाएं, फिर बोलियां, फिर तरह तरह की चीज़ें हैं। मतलब भारत में ही एक अच्छा खासा भाषा की संख्या है कि जिसमें बातचीत की जाती है। उसके बाद भी मातृभाषाएं जो हैं वो विलुप्त हो रही हैं।
और ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या प्रेशर है कि जो मातृभाषाएं हैं वो विलुप्ति की कगार पे आ गई हैं? हम शिक्षण संस्थानों में बहुत अच्छी अच्छी नीतियां बना रहे हैं, लेकिन क्या ये नीतियां वाकई कारगर सिद्ध हुई हैं? और अगर ये हुई हैं तो विलुप्ति का कारण क्या है? अच्छा, मुझे कहना है। हाँ, आप तो में से जो भी ये चुनना चाहें ठीक है, प्रश्न। हाँ। ठीक है। तो इसको लेकर के तो हम दोनों लोगों की साझा परेशानी है और आपकी भी है कि विलुप्ति का कारण मातृभाषाओं का क्या है। असल में हमारे घर की भाषा कुछ और होती है, हम घर में कुछ और भाषा सीखते हैं और वो उस भाषा में हमें विद्यालय नहीं मिलता है, स्कूल नहीं मिलता है, शैक्षणिक वातावरण नहीं मिलता है, उसकी भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर हम एक दूसरे समाज में जाते हैं, वहाँ से हम उस अपने समुदाय को ले के जाके और फिर कोशिश ये करते हैं कि उस समुदाय की भाषा में दीक्षित हो जाएं, जो समुदाय ज़्यादा सभ्य है। इसका एक पहलू तो यह है। दूसरा पहलू ये है कि हर भाषा एक अपने वर्ग को तय करती है। वर्ग का अर्थ ये है कि मुझे सुरेश भाई, कई मित्रों ने भी मुझसे ये कहा कि किसी दिन भारत के हर व्यक्ति की भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि इस वाक्य से मेरी घोर असहमति है, क्योंकि भाषा जो है वो क्लास, जो वर्ग है, उससे निर्धारित होगी। जिस दिन भारत के सर्वसामान्य की भाषा अंग्रेजी हो जाएगी, उस दिन जो खास वर्ग है उसकी भाषा फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन हो जाएगी। क्योंकि जो एक भाषा में जो एक एलीट और जो बहुजन और जो सर्वमान्य, जो सर्वसाधारण जनता है, उसका एक बड़ा विभेद भी है। भाषा सिर्फ समाज को जोड़ती नहीं है, बहुत तोड़ने का भी काम करती है। खतरनाक चीज है भाषा। इसीलिए जो कुछ है मनुष्य के पास जिसमें वो व्यक्त हो सकता है वो भाषा ही है। उसी में वो सारे मतलब तिकड़म भी करता है और सारे क्रिएटिव कामों को भी कर सकता है। तो मेरा यह कहना है कि जैसे नीतियाँ अब तलक जितनी बनी, जो कुछ भी हुआ, उन सब में ले दे करके, घुमा फिरा करके भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के संरक्षण की दिशा में प्रयास हुए हैं। अभी भी जो 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें इस दिशा में काफ़ी बातें कही गई हैं और विस्तार पूर्वक कही गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन अभी भी एक जो कारण है विलुप्ति का कारण यही मतलब समझा जाए कि फोर्सेबल है कहीं ना कहीं लैंग्वेज, और एक अभिजात्य वर्ग की जो भाषा है वो हर व्यक्ति सीखना चाहता है, और उसके कारण शायद ये विलुप्तियाँ हो रही हैं। नहीं, कुछ तो इसमें और दिक्कतें हैं कि लोगों के प्रति, लोगों को अपनी भाषा के प्रति वह प्यार, वह लगाव, उस तरह की आत्मीयता वह रह नहीं जाती है। और इसका ये कारण हो सकता है कि जो हम अनुकरणवादी लोग ज़्यादा हैं, भारतीय समाज अनुकरण में बहुत विश्वास करता है, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि भाषा जब विलुप्ति के कगार पर तब पहुंचती है जब उसको सीखने वालों की संख्या कम हो जाए। बिल्कुल, तो ये एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भाषा है वो अंत में, मैं यही बात कहना चाहूँगी अपनी कि मातृभाषा को अगर हम स्कूल में जोड़ लेते हैं तो बच्चों को सीखने में बहुत आसानी होगी। भले ही वह गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, उसकी पढ़ाई उसके लिए बहुत सरल हो जाएगी। जब उसका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए, जब वह यह दूसरी भाषाओं की एक पात्रता तैयार हो जाए, जब वह दूसरी भाषाओं को भी ग्रहण कर सके, तो फिर उसको जो पढ़ाई की भाषा है वह, और फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान दिया जाए। तो एक सतत विकास की प्रक्रिया है, एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, और भाषाओं को हमें अपनाना चाहिए और सबका स्वागत करना चाहिए। भाषाओं के प्रति हमें बहुत उदार रहने की आवश्यकता है। और इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर सुरेश आपका और डॉक्टर अरुणाभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और एक सार्थक परिचर्चा आज हमारे बीच हुई इस विषय को लेकर, और आगे भी हम आपको हमारे स्टूडियो में बुलाते रहेंगे इसी तरह की चर्चाओं के लिए।
और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे सभी दर्शकों का, जिन्होंने हमें बहुत आराम से सुना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम साहित्य सृजन में हर बार इसी तरह किसी नए विषय पर जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।